everyone, welcome to Topper's Notes. My name is Ankita Sood. Let's begin with today's current affair. Our first article is India, Singapore and Thailand begin SITMEX naval exercise. So recently एक trilateral exercise हुई है जिसका नाम है SITMEX, यानी कि सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी एंड इट वाज द थर्ड एडिशन। ये कंडक्ट हुई थी अंडमान सी ऑफ इंडियन ओशन में। इसमें एक इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट ने भी पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम है करमुक, जो कि एक इंडियन नेवल शिप है। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करवाया जाएगा बाय RSS टेनियस, अ फॉर्मिडेबल क्लास फ्रिगेट और रॉयल थाई नेवी, जिसको कि RTN भी बोला जाता है, बाय हिज मेजेस्ट्री थाईलैंड शिप दैट इज HTMS थाइनचॉन, जो कि एक खामरोसिन क्लास एंटी सबमरीन है। सो इन सभी की हेल्प से RSN का रिप्रेजेंटेशन करवाया जाने वाला है। Other than these, we have some other military exercises between India and Thailand, जिसमें कि पहली है मैत्री जो कि आर्मी से रिलेटेड है, दूसरी है सियाम भारत जो कि एयरफोर्स से रिलेटेड है एंड तीसरी है इंडो थाई कॉर्पेट जो कि नेवी से रिलेटेड है। हमारा अगला आर्टिकल है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। ये एक्सप्रेस वे जो है उत्तर प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करने वाला है, इंक्लूडिंग लखनऊ, अमेठी एंड गाजीपुर। साथ ही इट विल ऑल्सो कनेक्ट सम इम्पॉर्टेंट सिटीज लाइक वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर एंड इलाहाबाद विद द हेल्प ऑफ सम लिंक रोड्स। The Purvanchal Expressway is one of the 4 6-lane access control gateways that are likely to remarkably transform Uttar Pradesh, making it the state with the largest expressway network in India. हमारा अगला आर्टिकल है NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने आज अपना 64th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया एंड ये जो है एक पब्लिक एंटरप्राइज है दैट इज टेकन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, सो इन्होंने अपने हेड ऑफिस यानी कि हैदराबाद में 64th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। सो इस डे पे इन्होंने क्या किया है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं इस कंपनी में जिनको कि 20 से ज़्यादा साल हो चुके हैं इधर वर्क करते हुए, उन सभी को इन्होंने एक अवार्ड दिया है जिस अवार्ड का नाम है लॉन्ग सर्विस अवार्ड। तो साथ में ही हम सबको ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब जो है वो स्टार्ट हुआ। So it was incorporated on 15th November 1958 as a government company with the name National Mineral Development Corporation Private Limited. हमारा अगला आर्टिकल है PM addresses celebration event of first audit दिवस। So recently प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय में पहले ऑडिट दिवस को चिन्हित करने के लिए 16 नवंबर को एक कार्यक्रम को संबोधित किया है जिसमें कि उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को भी अनवील किया है। साथ में ही CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया कि संस्था के ऐतिहासिक उत्पत्ति और पिछले कई वर्षों से जो उनकी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में उनका सपोर्ट रहा है उसे भी चिन्हित करने के लिए उन्होंने इस दिवस को मनाया है। हमारा अगला आर्टिकल है कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में शोम्बी शार्प को एज रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया नियुक्त किया गया है एंड उन्हें ये नियुक्ति मिली है बाय यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रिसेंटली उन्होंने काम किया है एज यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन अर्मानिया। Next article is India to get National Maritime Security Coordinator. So recently हमारी जो मैरीटाइम डोमेन है उसकी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को एनहांस करने के लिए CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक डिसीजन लिया है जिससे कि वो सिविलियंस एंड मिलिट्री मैरीटाइम डोमेन्स के बीच में जो इंटरफेस है उस पर फोकस करेंगे एंड उन सभी के इंटरफेस की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने अप्रूव किया है द अपॉइंटमेंट ऑफ
of National Maritime Security Coordinator, that is NMSC. So इस कोऑर्डिनेटर की जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा, they will ensure effective coordination and cohesive policy making among the central and state departments dealing with sea affairs from the coastline of the high sea. एंड इनका कहना है कि NMSC जो है इट इज़ अ लॉन्ग नीडेड रिक्वायरमेंट फॉर कीपिंग द कंट्रीज सी सेफर। हमारा अगला आर्टिकल है, ईरान ने रिसेंटली इनवाइट किया है हेड ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA को। एंड ये जो इनविटेशन दिया गया है इसके पीछे रीज़न ये है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड स्टेट के जो अधिकारी हैं उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ लैक ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो है वो चिंता जताई है, इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने के लिए उन्हें यहाँ पे इनवाइट किया गया है। ये इनविटेशन इसलिए आया है क्योंकि वर्ल्ड पावर एंड ईरान के बीच में 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए जो है वो बातचीत होनी है। एंड ये सब होगा वियना में, जो कि नवंबर 29 से पहले होने की उम्मीद है। एंड इसीलिए द विजिट इज एक्सपेक्टेड बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर स्टार्टिंग ऑन नवंबर 22। सो एक हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे ये है कि IAEA होता क्या है। सो इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड ऑल्सो टू इनहिबिट इट्स use for any military purpose including nuclear weapons. And also it was established as an autonomous organization on 29th July 1957. Our next article is what are the key points of Glasgow Climate Pact. So recently हम सभी को पता है कि COP26 जो है वो आयोजित किया गया था एंड जिसमें मेन फोकस रखा गया था ग्लोबल प्रॉब्लम में जो कि है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। एंड यहाँ पे ये बोला गया था कि ये एक लास्ट चांस है हम सभी के पास, एक लास्ट चांस के रूप में है हम सभी के पास, जिससे कि हम प्लैनेट को सेव कर सकते हैं। एंड इस समिट में ये भी बोला गया, द समिट हैड टू डील विद द डिस्टर्बिंग prospect that the world was set to reach nearly +3 degrees Celsius by the end of the century and above the 2015 Paris Agreement target of well below 2 degrees Celsius and ideally 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels. एंड यहाँ पे ये भी बोला गया कि ग्लोबल प्रॉब्लम जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो अभी भी फुलफिल करना है एंड जो कि कंप्लीट किया जाएगा बाय द वर्ल्ड्स 3 लार्जेस्ट एमिटर्स, द डेवलप्ड नेशंस, दैट इज इंडिया। The Glasgow Summit has urged countries to consider strengthening their 2030 target by COP27 to be held in Egypt in 2022. हमारा अगला आर्टिकल है कि मिड ईयर ट्रेंड्स 2021 रिपोर्ट जो कि प्रोवाइड करवाई गई थी बाय UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो इनके द्वारा 2021 की जो रिपोर्ट प्रोवाइड करवाई गई थी उसमें ये बोला गया है कि लगभग 50 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनली डिस्प्लेस किए गए हैं टोटल 33 कंट्रीज में से। एंड ये हुआ है बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस इन फर्स्ट 6 months of 2021। एंड ये सब कुछ जो हुआ है इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कोविड-19, पॉवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी एंड क्लाइमेट इमरजेंसी की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को डिस्प्लेस यहाँ से होना पड़ा था। एंड साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अफ्रीका एक ऐसा रीजन है जो कि विस्थापित व्यक्तियों की संख्या के मामले में सबसे अधिक असुरक्षित बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एक बेसिक टर्म हम लोगों ने देखी, इंटरनली डिस्प्लेस्ड। सो इंटरनली डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है इट डिस्क्राइब्स द सिचुएशन ऑफ पीपल who have been forced to leave their homes but have not left their countries. And some factors of displacements include
Millions of peoples are uprooted from their homes or places or habitual residence each year in the context of conflict, violence, development projects, disasters, and climate change, and remain displaced within their country's borders. Our next article is 70% informal workers, SC, ST and OBC majority in farm sectors. So recently ई-श्रम पोर्टल जो है वहाँ की रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जाता है कि उधर 7.86 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हुई है। ये कंट्री का पहला सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिसमें कि आधार की हेल्प से अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को लिंक किया जाएगा। एंड इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें 40.5% जो है वो बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से, 27.4% जो है वो बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, साथ ही एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट से 23.7% लोग हैं एंड 8.3% लोग हैं शेड्यूल्ड ट्राइब से। एंड इसमें एस्टिमेशन ये भी लगाया जा रहा है कि ये पहली बार ये जो है वो सर्वे हुआ है एंड इंडिकेटर ऑफ सोशल प्रोफाइल ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स इन द कंट्री। साथ ही अगर हम बात करें कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से जो एससी कैटेगरी के लोग हैं वो होल्ड करते थे 16.2%, 8.2% था एसटी का एंड यहाँ पे ओबीसी जो है उसको मेंशन नहीं किया गया था, डिटेल में नहीं बताया गया था। बट वहीं दूसरी तरफ अगर 2007 के हम सर्वे की बात करें जो कि करवाया गया था बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी जो है वो 40.9% था एंड जो जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन थी वो थी 34%। सो अगर हम लोग ई श्रम पोर्टल की बात करें तो इट वाज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। साथ ही इसे जो क्रिएट करने का उद्देश्य है वो ये है कि एक नेशनल डेटाबेस ये बनाया जाएगा जिसमें कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को जो है उनके आधार के साथ यहाँ पे सीड किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इट इंक्लूड the creation of centralized database of all unorganized worker. Also it is used to improve the implementation efficiency of social security service for unorganized workers. हमारा अगला आर्टिकल है क्रिप्टो मैप। तो क्रिप्टो मैप जानने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। So it is a digitized asset spread through multiple computers in a shared network. And because of its decentralized nature, it shielded them from any control from government regulatory bodies. Also cryptography, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि it is derived from the encryption techniques used to secure a network. So recently भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी के सेक्टर में एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें कि क्रिप्टो मार्केट की अनियमित प्रकृति को हवाला देते हुए उन्होंने प्रगतिशील और दूरदेशी कदम उठाने का आह्वान किया है। जैसे कि अगर हम एक सर्वे की बात करें तो चीन ने सभी क्रिप्टो करेंसी के जो लेन देन होता है, जो उनकी ट्रांजैक्शंस होती है, उन सभी को इलीगल घोषित कर दिया। हमारा अगला आर्टिकल है आदिवासियों के लिए आउटरीच जो सभी क्षेत्रों को कवर करता है। सो रिसेंटली हम सभी ने देखा था कि गवर्नमेंट ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया एंड ये डे सेलिब्रेट करने के पीछे रीज़न क्या था? ये डे सेलिब्रेट करने के लिए बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसे सेलिब्रेट किया गया। एंड बिरसा मुंडा जो थे वो ट्राइबल कम्युनिटी के एक लीडर भी थे एंड एक फ्रीडम फाइटर भी थे एंड ट्राइबल कम्युनिटी को एनहांस करने के लिए, दुनिया तक उन्हें पहुंचाने के लिए इस डे को जो है वो सेलिब्रेट किया गया। एंड यहाँ पे ये भी बोला गया कि जनजातीय गौरव दिवस जो है एक ये बड़ा इनिशिएटिव है जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंडिया के सभी ट्राइबल ग्रुप्स को, उनके कल्चर को एंड उनके वेल बीइंग को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।